गली न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए देश दुनिया की 10 सबसे धमाकेदार खबरों के लिए। वो खबरें जो बना सकती हैं आपका दिन, बदल सकती है आपका नजरिया और बताएंगी आपको वो सब कुछ जो आप सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। राजनीति से लेकर मीडिया तक हर खबर अहम है, तेज है और सीधी आपके लिए है। खबर नंबर 1। सावन के पावन महीने में नॉनवेज खाना या बेचना इन दिनों सिर्फ व्यक्तिगत पसंद या धार्मिक आस्था का मामला नहीं रहा। अब ये एक सामाजिक बहस और टकराव का मुद्दा बनता जा रहा है। गाजियाबाद से आई एक 3 मिनट की वायरल वीडियो क्लिप ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर इस बहस को हवा दे दी है। वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 बजरंग दल के सदस्यों ने एक डिलीवरी बॉय को सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि वो मीट ऑर्डर लेकर जा रहा था। घटना विजयनगर इलाके की बताई जा रही है, जहां डिलीवरी ऐप का एक लड़का अपना ऑर्डर पहुंचाने जा रहा था। करीब 3 मिनट के इस वीडियो में बजरंग दल का एक सदस्य डिलीवरी बॉय से कहता है, तुम हिंदू हो, शर्म नहीं आती मीट पहुंचाते हुए। जब डिलीवरी बॉय अपना नाम और जाति बताता है कि वो राजपूत है, तब दूसरा सदस्य और भड़क जाता है और कहता है, हिंदू होकर मीट बेच रहे हो। बात यही नहीं रुकी। बजरंग दल कार्यकर्ता ने डिलीवरी बॉय से ग्राहक का नाम और नंबर पूछा और फोन पर बात की। कस्टमर जो एक महिला थी, उसने बताया कि वो ईसाई है। जवाब में बजरंग दल सदस्य ने कहा, ओह आप हिंदू हैं, मुस्लिम है। महिला ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मैं ईसाई हूँ और इससे आपको क्या मतलब। इस पर बजरंग दल सदस्य ने कहा कि वो सिर्फ सावन में नॉनवेज रोकने की कोशिश कर रहे हैं। महिला ने कहा, ठीक है मेरा ऑर्डर भेजो। इस पर कार्यकर्ता ने कहा ठीक है और फोन वापस कर दिया। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा। गाजियाबाद पुलिस ने गुरुवार को बजरंग दल के एक सदस्य को मिनटों में किराना आदि का सामान पहुंचाने वाली एक कंपनी ब्लिंकिट के एक असिस्टेंट मैनेजर को श्रावण महीने के दौरान चिकन डिलीवरी करने के लिए अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद की पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान मनोज वर्मा के रूप में हुई है। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और अदालत ने वर्मा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विजयनगर क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त के मुताबिक ब्लिंकिट के असिस्टेंट मैनेजर मोनिश की शिकायत पर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायत में मोनिश ने कहा कि 15 जुलाई को वर्मा अपने कुछ साथियों के साथ विजयनगर के सिद्धार्थ विहार स्थित ब्लिंकिट स्टोर पर आया था। शिकायत में कहा गया है, वो शाम करीब 4 बजे से 5 बजे के बीच आया और हमारे फील्ड मैनेजर अभय के साथ गाली गलौज करने लगा। उसने आरोप लगाया कि श्रावण के महीने में चिकन डिलीवर किया जा रहा है। इसके बाद उसने धमकी दी कि अगर डिलीवरी नहीं रोकी गई तो वो अभय को जान से मार देगा और स्टोर को बंद करवा देगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मनोज वर्मा और एक अन्य व्यक्ति को ब्लिंकिट के एक डिलीवरी एजेंट ऋतुराज को गाजियाबाद में रोकते हुए देखा जा सकता है। ये घटना शिकायत दर्ज होने के कुछ घंटे पहले की बताई जा रही है। खबर नंबर 2। प्लेन में अचानक अल्लाहू अकबर चिल्लाया, शख्स दी बम की धमकी, क्या रविश कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर के बारे में बताया था जिसमें इंग्लैंड के ल्यूटन से स्कॉटलैंड जा रही इजी जेट की एक फ्लाइट रविवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब विमान के एक यात्री ने अचानक अपनी सीट से उठकर अपने पास बम होने की धमकी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्री के अपने पास बम होने की धमकी देने के बाद स्कॉटलैंड जा रही फ्लाइट को अपना रास्ता मोड़ना पड़ा। पायलट ने प्लेन को स्कॉटलैंड की जगह दूसरी ओर डाइवर्ट कर दिया। हालांकि ये घटना सिर्फ इतने पर खत्म नहीं हुई। प्लेन में बैठा यात्री अचानक अपनी सीट पर उठकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगा। इसके बाद यात्री जोर जोर से चिल्लाते हुए डेथ टू अमेरिका और डेथ टू ट्रम्प कहकर भी चिल्लाने लगा। इसके बाद उसने लगातार कई बार अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे प्लेन में बैठा अचानक व्यक्ति अपनी सीट से उठकर नारेबाजी करने लगता है। इस दौरान आसपास बैठे कई यात्री उस शख्स को प्लेन के फर्श पर पकड़कर गिरा देते हैं और उस पर काबू कर लेते हैं। हालांकि वो यात्री तब भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाते रहता है, जिसके बाद विमान के अन्य यात्री उसे बिल्कुल शांत होने के लिए कहते हैं। इस वीडियो को शेयर करने वाले कुछ लोग इस शख्स की नारेबाजी देखकर इसे मुसलमानों से जोड़कर कई तरह के दावे कर रहे हैं, जैसे कि टाइम्स नाउ के पूर्व एंकर राहुल शिवशंकर ने पोस्ट के जरिए दावा किया था, धार्मिक नारे का हथियार के रूप में इस्तेमाल। कितने लोग इसकी निंदा कर रहे हैं? लगभग कोई नहीं। लंदन के ल्यूटन हवाई अड्डे से स्कॉटलैंड के ग्लासगो हवाई अड्डे जा रही इजी जेट उड़ान में एक यात्री ने चिल्लाकर कहा, मैं प्लेन को बम से उड़ा दूंगा, अमेरिका को मौत, ट्रम्प को मौत और अल्लाहू अकबर। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्लेन में सवार अन्य यात्री को भी देखा जा सकता है, जो उस यात्री की बम होने की धमकी देने के बाद पूरी तरह से हैरान और डरे हुए थे। वीडियो में कई महिलाएं भी दिख रही हैं जो इस घटना से डरी हुई नजर आ रही है। हालांकि इस वीडियो की पूरी जानकारी शेयर करते हुए ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कहा, जिस व्यक्ति ने मैं प्लेन को बम से उड़ा दूंगा, अमेरिका को मौत और ट्रम्प को मौत जैसे नारे लगाए और बार बार धार्मिक नारा अल्लाहू अकबर चिल्लाया, उसका नाम अभय देवदास नायक है।
आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस पर रिएक्ट किया है। रवीश कुमार ने सत्ताधारी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन रवीश कुमार अपनी पत्रकारिता के जरिए सत्ताधारी पार्टियों की गलत नीतियों का विरोध करते रहे हैं। अक्सर रूलिंग पार्टी उनके निशाने पर रहती है। रवीश कुमार ने पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा के पोस्ट पर तंज कसा है। नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा, किस तरह लोगों का दिमाग सोशल मीडिया और मीडिया ने रेडिकलाइज कर दिया है, उसकी ये मिसाल है। सोचिए, अभी देवदत्त नामक व्यक्ति अल्लाहू अकबर बोलकर इसीलिए संगीन अपराध करने गया ताकि मुस्लिम कौम बदनाम हो। नफरत में इसने खुद का जीवन भी बर्बाद कर दिया। इस पर कटाक्ष करते हुए रवीश कुमार ने लिखा, 11 साल दिन रात मेहनत की गई है, उसी का नतीजा है। रवीश कुमार की इस बात पर सहमति जताते हुए सरिता चौधरी नाम की एक एक्स यूजर ने लिखा, नफरत की दुकान में सबसे सस्ता सौदा है अपनी अक्ल गिरवी रख देना। हेट क्राइम में नाम हिंदू का हो या मुसलमान का, हार हमेशा समाज और इंसानियत की होती है। तीसरी बड़ी खबर, मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपी बरी, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत नहीं मिल पाए, असुद्दीन ओवैसी ने उठाए अहम सवाल। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर अपराध साबित करने में कामयाब नहीं रहा। ये भी साबित नहीं हो पाया कि जिस मोटरसाइकिल पर बम रखने की बात कही जा रही थी वो प्रज्ञा ठाकुर की थी। इतना ही नहीं, सबूतों से ये भी सिद्ध नहीं हो पाया कि गाड़ी पर ही बम रखा गया था। गाड़ी के चेचिस नंबर से छेड़छाड़ की गई थी। कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला है कि बम गाड़ी से बाहर भी कहीं रखा गया हो सकता है। इंडिया टुडे से जुड़े विद्या कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कर्नल पुरोहित पर लगे आरडीएक्स लाने के आरोपों को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये भी साबित नहीं हुआ कि अभिनव भारत नाम के संगठन ने ब्लास्ट के लिए पैसे दिए थे। मामले पर फैसला सुना रहे जस्टिस ए.के. लाहोटी ने कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं कर सकता। जस्टिस लाहोटी ने आगे कहा, मेरे हिसाब से देखा जाए तो प्रोसिक्यूशन कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत पेश नहीं कर पाया है। उनके गवाह की बातों पर भरोसा करना मुश्किल है। हो सकता है कि उनका बयान असरदार हो, लेकिन उसे सबूतों से पुष्ट होना चाहिए। अदालत को जो सबूत दिए गए हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ संदेह के आधार पर मुकदमा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जज ने कहा कि जो घटना हुई वो बहुत गंभीर है और समाज के खिलाफ है, लेकिन अदालत सिर्फ नैतिकता यानी मोरल ग्राउंड के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती। प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होगा कि मामला संदेह से परे है। ऐसे में सभी 7 आरोपी उन्हें बरी किया जाता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद एआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला बहुत दुखद है। इस धमाके में 6 मुसलमान मारे गए थे और करीब 100 लोग जख्मी हुए थे। उन्हें सिर्फ उनके मजहब की वजह से निशाना बनाया गया था, लेकिन जानबूझकर ढीली जांच और कमजोर केस की वजह से सारे आरोपी बरी हो गए। धमाके को हुए 17 साल हो गए और अब कोर्ट ने सबको छोड़ दिया क्योंकि सबूत नहीं मिले। अब सवाल ये है, क्या मोदी सरकार और फडणवीस सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी, जैसे मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों में फैसले पर तुरंत रोक लगाई थी। चौथी बड़ी खबर, नन अरेस्ट केस में एक पीड़िता का खुलासा, कहा ननों के खिलाफ जबरदस्ती बयान दिलवाया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में केरल की रहने वाली 2 ननों की गिरफ्तारी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। रायपुर से लेकर दिल्ली और केरल तक इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इन ननों पर 3 महिलाओं का जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप है, लेकिन मामले में ट्विस्ट आता दिख रहा है। पीड़ित महिलाओं में से एक ने बताया कि उन्हें ननों के खिलाफ बयान देने को मजबूर किया गया है। प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस नाम की 2 ननों को 25 जुलाई को सुखमन मंडावी नाम के एक शख्स के साथ छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। इनको छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और अनैतिक व्यापार अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी बजरंग दल के एक स्थानीय कार्यकर्ता की शिकायत पर हुई थी। इन पर नारायणपुर की 3 महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराने और उनकी तस्करी करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। नारायणपुर की जिन 3 महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन का दावा किया गया है, उनमें से एक ने बताया है कि उन्हें ननों के खिलाफ बयान देने को मजबूर किया गया है। महिला ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि एक दक्षिणपंथी संगठन से जुड़ी महिला ज्योति शर्मा ने उन्हें अपना बयान बदलने के लिए धमकाया और उनसे मारपीट की। उन्होंने आगे दावा किया कि पुलिस ने बजरंग दल के सदस्यों की बताई गई बातों के आधार पर एफआईआर दर्ज की। वहीं बजरंग दल के छत्तीसगढ़ कार्यकर्ता ऋषि मिश्रा का दावा है, बजरंग दल से जुड़े एक रिक्शा चालक ने ननों और महिलाओं के बीच की बातचीत सुनी, जिसके बाद उन्हें शक हुआ कि उनकी तस्करी की जा रही है। इसके बाद हमारे कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जीआरपी से शिकायत की। ऋषि मिश्रा ने आगे बताया कि ज्योति शर्मा बजरंग दल से नहीं बल्कि दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति नाम की संगठन से जुड़ी है। इंडियन एक्सप्रेस ने ज्योति शर्मा से संपर्क किया तो उन्होंने खुद को हिंदुत्ववादी बताते हुए कहा
कि जहां भी हिंदुत्व को बचाने की जरूरत होती है वहां वो पहुंच जाती हैं। छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने नारायणपुर की महिला के आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इससे पहले 28 जुलाई को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। वहीं दिल्ली में संसद के बाहर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रदर्शन किया। लोकसभा में भी कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। स्पेशल रिपोर्ट की 5वीं खबर। थप्पड़ खाने के बाद मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, डिंपल मामले में फिसल गई थी मेरी जबान। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष और बीजेपी सपोर्टर सो कॉल्ड मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने माना कि डिंपल यादव के लिए जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए उसे लोग गलत तरीके से ले सकते हैं और ये उनकी चूक भी हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद सिर्फ मस्जिद के सम्मान की बात करना था। बीजेपी सपोर्टर सो कॉल्ड मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, नंगेपन वाला शब्द आम बोलचाल का शब्द है, लेकिन हो सकता है लोगों ने उसे गलत समझा हो। मैं मानता हूं मेरी चूक हो सकती है। साजिद रशीदी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर सिर्फ मुसलमान होने की वजह से हमला किया, जबकि इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले योगेंद्र यादव के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी सपोर्टर सो कॉल्ड मौलाना ने कहा, इकरा भी मुसलमान थी, मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया। रशीदी ने समाजवादी पार्टी पर हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो अब भी नहीं समझ पाए कि सपा की असली सियासत क्या है वो अब मर चुके हैं। इस दौरान ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष स्वघोषित मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि कुछ लोग उन्हें भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस्लाम में किसी पार्टी को सपोर्ट करना कोई गुनाह नहीं है। बता दें, नोएडा में 29 जुलाई 2025 को एक टीवी चैनल की डिबेट में शामिल होने पहुंचे साजिद रशीदी पर सपा कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। बाद में मोहित नागर और कुलदीप भाटी नाम के कार्यकर्ताओं ने वीडियो जारी कर साजिद रशीदी को थप्पड़ मारने की बात कबूल की। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। सो कॉल्ड मौलाना ने इसे पूर्व नियोजित हमला बताते हुए पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। इस घटना से पहले 27 से 28 जुलाई को मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद डिंपल यादव के पहनावे को लेकर मस्जिद की मर्यादा पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि डिंपल यादव संसद परिसर की मस्जिद में बिना सिर ढके पहुंची, जबकि साथ मौजूद सपा सांसद इकरा हसन ने सिर ढका हुआ था। इस टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया और लखनऊ के विभूति खंड थाने में साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि सो कॉल्ड मौलाना ने सफाई दी कि उनका इरादा किसी का अपमान करना नहीं था, बल्कि उन्होंने इस्लामी परंपराओं की बात की थी। स्पेशल रिपोर्ट की 6ठी अहम खबर। फिलिस्तीन को लेकर यूके, कनाडा और माल्टा का बड़ा ऐलान, नेतन्याहू की उड़ी नींद। गाजा में भूख की वजह से लोगों की जान जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इजरायली सरकार इसे हमास का प्रोपेगेंडा बता रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें भूख की वजह से लोग दम तोड़ते दिख रहे हैं या फिर इतने कमजोर हो गए हैं कि उनकी हड्डियां दिख रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मदद के लिए जा रहे ट्रक पर इजरायली हमला करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा है और एक इजरायली शख्स ऊपर से आटे की बोरियों को फेंकता दिख रहा है। साफ तौर पर दिख रहा है कि ये नफरत हमास के खिलाफ नहीं बल्कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ है। खास बात यह है कि इजरायली पुलिस चुपचाप खड़ी है और कोई इसे रोकने की जहमत नहीं कर रहा है। खुद को प्रॉमिस लैंड के मालिक बताने वाले ज्यादातर यहूदी नागरिक हमेशा से फिलिस्तीनियों की मुखालिफत करते आए हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली लोगों ने फिलिस्तीनियों की जमीनें कब्जाई हुई है। इन लोगों को सेटलर्स कहा जाता है। हाल ही में अल जजीरा ने एक मामले को रिपोर्ट किया था जिसमें एक सईद नाम का एक शख्स अपनी जमीन पर कब्जा होने से रोक रहा था। इसी दौरान एक इजरायली सेटलर उसके पैर में गोली मारता है। पुलिस आती है और उल्टा सईद को गिरफ्तार करके ले जाती है। इसी को देखते हुए यूके के पीएम स्टारमर की इजराइल को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है, मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि ब्रिटेन सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समय फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे देगा। अगर इजराइल सरकार गाजा में भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती, युद्ध विराम पर सहमत नहीं होती और 2 राज्य समाधान की संभावना को पुनर्जीवित करते हुए दीर्घकालिक स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध नहीं होती। वहीं कनाडा भी फिलिस्तीन राष्ट्र को सितंबर में मान्यता देगा। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने भी इसका ऐलान किया है। स्पेशल रिपोर्ट की 7वीं खबर, किश्त दो बीवी ले जाओ। ये खबर काफी हैरान करने वाली है। टीवी 9 भारतवर्ष की इस खबर पर लोग जमकर रिएक्शंस दे रहे हैं। आरोप लग रहा है कि लोन नहीं चुकाया तो बैंक वाले उठा ले गए बीवी। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है।
उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बैंक वालों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। यहां एक प्राइवेट माइक्रो फाइनेंस बैंक ने महिला को लोन की किश्त न चुकाने पर कथित तौर पर 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना ग्राम बमहरौली के आजाद नगर मोहल्ले में स्थित एक प्राइवेट लोन देने वाले बैंक की है, जहां महिला को बैंक के अंदर कथित रूप से जबरन बैठाया गया। मामला सोमवार दोपहर 12 बजे का है, जब रविंद्र वर्मा की पत्नी पूजा वर्मा को बैंक में बंद कर लिया गया। बैंक कर्मचारियों ने उनसे लोन की किश्त चुकता करने को कहा और महिला को बिना भुगतान के छोड़ने से मना कर दिया। पति रविंद्र ने बैंक पहुंचकर बैंक कर्मचारियों से अपील की कि उनकी पत्नी को छोड़ दिया जाए, लेकिन कर्मचारियों ने कहा पैसे दो तभी बीवी मिलेगी। रविंद्र ने कई बार मिन्नतें की, लेकिन बैंक कर्मचारी दया दिखाने को तैयार नहीं थे। थक हार कर रविंद्र ने डायल 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को देखते ही बैंक कर्मचारियों के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने महिला को बाहर निकाला। इस घटना ने न सिर्फ बैंक की कार्यप्रणाली बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक एक्स यूजर ने इस मामले पर रिएक्ट करते हुए कहा, मुकेश अंबानी जिस पर हजारों करोड़ का लोन बकाया है और अनगिनत ऐसे बनिए जिन पर बकाया है, कोई माई का लाल हाथ लगा दे उनकी बीवी से। विकास अरोड़ा नाम के एक शख्स ने लिखा। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक निजी माइक्रो फाइनेंस बैंक ने कथित तौर पर एक महिला को लोन की किश्त न चुकाने पर 5 घंटे तक बंधक बनाए रखा, जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों और भारतीय दंड संहिता की धारा 342 का उल्लंघन है और ये भारत के माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या का संकेत देता है। जैसा कि 2010 के आंध्र प्रदेश संकट और पेरू में इनोवेशन फॉर पॉवर्टी एक्शन में हुआ, इस आधार पर भी सजा का प्रावधान बनता है। वैसे भी एक महिला को जिस पर तो और भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के दिशानुसार कोई भी बैंक या उसका एजेंट किसी भी व्यक्ति को पर्सनल नुकसान या शारीरिक नुकसान और किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकता, वो सिर्फ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। रमेश कुमार नाम के एक बंदे ने लिखा, गांव देहात में पिछले कुछ सालों से इतना कर्जा बांटा इन माइक्रो कंपनियों द्वारा कि गरीब आदमी उसको चुका नहीं सकता। अब हालात ये है कि अपने घर द्वार और खेती की जमीन बेचने की है। 5 सालों में 1/3 घट गई भूमि जोत, किसान परिवारों पर कर्ज का बकाया भी बढ़ा। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता पूजा वर्मा ने कोतवाली मोट में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने 40,000 रुपए का लोन लिया था और अब तक 11 किश्तें जमा कर चुकी थी, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में केवल 8 किश्तें दिखाई जा रही हैं। उनका आरोप है कि बैंक के एजेंट कौशल और धर्मेंद्र ने उनकी 3 किश्तें हड़प ली। पूजा वर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निवासी बैंक के सीईओ संजय यादव ने उन्हें धमकी दी और रकम मांगने के बाद उन्हें और उनके पति को जबरन बैंक बुलाकर घंटों बैठाए रखा। बैंक मैनेजर अनुज कुमार ने इस मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि महिला 7 महीने से किश्तें नहीं चुका रही थी, इसलिए उसे बैंक बुलाया गया था। उनका दावा है कि महिला अपनी मर्जी से बैंक में बैठी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बैंक स्टाफ, एजेंट और पीड़ित पक्ष से पूछताछ जारी है और इस घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस घटना ने न केवल बैंक की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में डाला है, बल्कि लोन वसूली के तरीके पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये घटना ये सवाल उठाती है कि क्या लोन वसूली के नाम पर इस तरह के हथकंडे अब आम हो गए हैं? जब बैंक अपनी कार्यप्रणाली में इस तरह की ज्यादती करने लगे तो कानून व्यवस्था और ग्राहक सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। रिपोर्ट की 8वीं खबर, मुस्लिम से हिंदू बनी की हिंदू लड़के से शादी। बीजेपी नेता के बेटे ने मुस्लिम लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा। पिछले काफी अरसों से सोशल मीडिया पर एक महिला का रोते हुए वीडियो वायरल है। वीडियो में वो हिंदू शख्स पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। वो कहती है, मैं एक मुस्लिम थी लेकिन हिंदू बनी, पूरी रीति रिवाज के साथ उसके साथ रही। उसने हिंदू लड़के पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने मुझे बोला कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, मेरा परिवार तुम्हें अपना लेगा। महिला आगे कहती है कि वो कई सालों मेरे साथ रहा, उसने मेरा जिस्म तोड़ कर रख दिया, उसका जब जो मन हुआ उसने किया। वीडियो में महिला इतने पर ही नहीं रुकती, बल्कि वो और बड़े आरोप लगाते हुए कहती है, अब उसको मैं मोटी दिखती हूँ, भद्दी दिखती हूँ, उसको खूबसूरत लड़कियां चाहिए, मैं क्या करूँ? मुसलमान बोलते हैं कि तुमने गलत किया है, तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हिंदू बोलते हैं तुमने गलत किया, तुम मुस्लिम थी और हिंदू बन गई, मैं क्या करूँ? मैं उस धर्म की भी नहीं बची और ना इस धर्म की बची हूँ। महिला आगे कहती है, मैं थी सुंदर, मैं दुबली थी, लेकिन तुमने मुझे खराब बना दिया, तुमने मुझे मोटा कर दिया, मुझे दोबारा से दुबला कर दो, कुंवारी कर दो और चले जाओ। वो बोलता है कि जो हो गया सो हो गया। महिला आगे रोते हुए हिंदू लड़के के बारे में कहती है कि तुमने खाया पिया, मजे लिए और हाथ पोंछ कर चले गए। बिहार के न्यूज चैनल RN न्यूज द्वारा लिए गए महिला के इंटरव्यू का ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पब्लिक का एक बड़ा तबका इस वीडियो को काफी वक्त से शेयर भी कर रहा है और इस पर अलग अलग रिएक्शंस दे रहा है। चलिए बताते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा है। एक यूजर ने लिखा, मुस्लिम होकर मैं यही बोलूंगी, गलती तुम्हारी है, ईमान तुम्हारा कमजोर था। एक और यूजर ने लिखा,
तुम्हें खुद पर वर्क करना चाहिए जिससे कि पहले की तरह फिट हो जाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है, वजन घटाओ। एक और यूजर ने कहा, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, शादी करते टाइम तुम किसी की बात नहीं मानती हो, तब सिर्फ तुम्हें प्यार दिखता है और अभी ऐसा हो जाता है तब रोती रहती है। एक और यूजर ने लिखा, प्यार के लिए सब छोड़ दिया क्योंकि तुझे अय्याशी करनी थी जो मुस्लिम होते हुए तू कर नहीं सकती थी, पर मर्द तो भरोसे लायक देखती। एक यूजर लिखती है, तुम जैसी के साथ अच्छा हुआ, इस्लाम की तौहीन करने वालों को अल्लाह माफ नहीं करता। रिपोर्ट की खबर नंबर 9, क्या हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए बॉलीवुड किंग शाहरुख खान? पूरा मामला जानिए इस खबर में। हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि शाहरुख खान किंग फिल्म के सेट पर चोटिल हो गए हैं। इस वजह से फिल्म की शूटिंग भी डेढ़ महीने के लिए रोक दी गई है। बताया गया कि उन्हें ये चोट एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस शूट करने के दौरान लगी। शुरुआत में इसे महज एक अफवाह बताया गया, मगर इस बीच ऐसी खबर भी चलने लगी कि शाहरुख को हार्ट अटैक आया है और उनके अमेरिका जाने की वजह फ्रैक्चर नहीं बल्कि ये हार्ट अटैक है। इंटरनेट पर चल रही ऐसी खबरों का सच बताते हैं। दरअसल इंटरनेट पर यह दावा किया गया था कि किंग के सेट पर शाहरुख का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, इसी वजह से वो इलाज के लिए अमेरिका चले गए हैं, इसलिए फिल्म की शूटिंग फिलहाल के लिए रोक दी गई है। 29 जुलाई को इंटरनेट पर एक वीडियो भी वायरल हुआ। इसमें अमेरिका की कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही थी, जिसके जरिए ये दावा किया गया कि ये शाहरुख के लिए है। यूजर्स ने दावा किया कि शाहरुख अपने हाथ के इलाज के लिए होटल से हॉस्पिटल की ओर निकल रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में शाहरुख कहीं दिखाई तो नहीं दिए, मगर रिकॉर्डिंग करने वाला गाड़ी में उनके बैठे होने का दावा करता नजर आया। वहीं दूसरी तरफ ऐसी खबरें आई कि शाहरुख फ्रैक्चर के लिए नहीं बल्कि हार्ट स्ट्रोक के इलाज के लिए अमेरिका गए हैं। इसी वजह से उनके इलाज की बात को लगातार दबाए रखने की कोशिश की जा रही है। मगर सियासत.com ने शाहरुख के एक नजदीकी सूत्र के हवाले से इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि शाहरुख को स्ट्रोक आने की बात पूरी तरह से गलत है, इसलिए फैंस को चिंतित होने की जरूरत नहीं। जहां तक हाथ फ्रैक्चर होने की बात है, इस पर भी जब तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं हो जाता, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। स्पेशल रिपोर्ट की खबर नंबर 10, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ उगला जहर, पीएम मोदी की खामोशी पर भड़का विपक्ष। सरकार ने जारी किया बयान, असुद्दीन ओवैसी के जवाब ने खींचा लोगों का ध्यान। भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना अलग की घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को लेकर एक और तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाती है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले उन्होंने कहा था वो भारत पर जुर्माना इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो रूस से लगातार सैन्य उपकरण खरीद रहा है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है। 31 जुलाई को ट्रंप ने इस मामले को लेकर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो मिलकर अपनी खराब अर्थव्यवस्थाओं को नीचे गिरा सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ बहुत ज्यादा है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा। इसी तरह रूस और अमेरिका भी लगभग कोई व्यापार नहीं करते, इसे ऐसे ही रहने दे। रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव खुद को अभी भी राष्ट्रपति समझते हैं, उनको अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो बहुत ही खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ट्रंप के फैसले और पीएम मोदी की खामोशी की विपक्षी नेताओं ने निंदा की तो सत्तारूढ़ नेताओं ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अब इस मामले में भारत सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। 30 जुलाई को जारी पीआईबी की एक प्रेस रिलीज में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा था, सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार के विषय पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का संज्ञान लिया है। सरकार इसके संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रही है। भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और आपसी तौर पर फायदेमंद व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हम इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के कल्याण और हितों को सर्वोच्च महत्व देती है। राष्ट्रहित में सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जैसा कि हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुए समझौते सहित अन्य व्यापार समझौतों में किया गया है। ट्रंप के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बार मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने इस पर लिखा, ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब भारत से जो भी चीज अमेरिका भेजी जाएगी उस पर 25% टैक्स लगेगा। ये देखकर दुख होता है कि हमारे देश की सरकार को व्हाइट हाउस में बैठे एक जोकर जैसे नेता से डराया धमकाया जा रहा है। ये टैक्स रूस के साथ व्यापार करने की एक धुंधली सी सजा के तौर पर लगाया जा रहा है। भारत एक आजाद और खुद मुख्तार देश है, किसी राजा के दरबार में सलामी देने वाला गुलाम नहीं।
ये जो कदम उठाए गए हैं ये सीधे तौर पर हमारे देश की आजादी और हमारी आर्थिक ताकत पर हमला है। मैं कई सालों से संसद में इस बात को उठा रहा हूं कि कैसे भारत के खिलाफ गलत और दुश्मनी भरे व्यापारिक फैसले लिए जा रहे हैं। इस 25% टैक्स का सबसे बड़ा असर हमारे छोटे उद्योगों, फैक्ट्रियों, IT कंपनियों, सर्विस सेक्टर और यहां तक कि किसानों पर पड़ेगा। विदेश से निवेश कम होगा, हमारे सामान की बिक्री घटेगी और लोगों की नौकरियां जाएंगी। जापान से आने वाले सामान पर सिर्फ 15% टैक्स लगेगा, वियतनाम पर 20% और इंडोनेशिया पर 19%, यानी भारत को सीधा नुकसान होगा और अमेरिका में हमारे माल की बिक्री घटेगी। सबसे दुख की बात यह है कि हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम चुप हैं। क्या यही है वो 56 इंच का सीना जिसकी हमें बातें सुनाई गई थी, या फिर ये सीना तब दिखेगा जब ट्रम्प 56% टैक्स लगा देगा? इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब देखना ये होगा कि ट्रम्प के इस फैसले और हेकड़ी पर भारत सरकार क्या रुख अपनाता है। आपकी इन तमाम खबरों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।